हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस 2.0। यहाँ मिलती है आपको करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो और साथ साथ में जीके की वीडियो, और जल्द ही यहाँ पर आपकी हिस्ट्री क्लास भी आपके 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है। अभी फ़िलहाल आपकी जो हिस्ट्री क्लास है वो 1-2 दिन में आपकी स्टार्ट तो होगी, पर वो आपको पीपीटी के थ्रू ही पढ़ाई जाएगी। पर जल्द ही आपके वाइट बोर्ड के लिए भी आपकी जो है वो ट्राई किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और आज के करंट अफेयर्स की तरफ, और देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या क्या है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें आज की करंट अफेयर में, जो सबसे पहली न्यूज़ हमारे सामने आई है वो आई है फायरिंग की। अगर हम लोग बात करें तो आपका जो वाइट हाउस है, ठीक है, क्या वाइट हाउस कहाँ पर है? अमेरिका में है ना, जहाँ पर आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। तो वाइट हाउस में क्या हुआ, वाइट हाउस में जो आपके जहाँ ट्रंप रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं, वहाँ आपके बहुत सारी दर्जनों गोलियां चलाई गई। हालांकि इसमें ये बोला जा रहा है कि जो हमलावर है उसको मार दिया गया है, पर फिर भी अपने आप में वाइट हाउस में गोली चलना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसमें यदि हम लोग बात करें तो अमेरिका के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले राष्ट्रपति भवन यानी वाइट हाउस के बाहर शनिवार शाम को अचानक गोलियों के तड़तड़ाहट से खलबली मच गई और करीब 30 राउंड फायरिंग की गई यहाँ पर, ठीक है। और साथ साथ में अगर हम लोग बात करें तो साथ साथ में आपके इसमें क्या हुआ, इसमें आपके कहीं ना कहीं जो निशाना था वो निशाना आपके डोनाल्ड ट्रंप ही था। इससे पहले भी आपके कुछ हमलावरों ने हमला किया था जहाँ पे आपको डोनाल्ड ट्रंप के कान पे गोली लग गई थी, है ना। तो ये आपकी एक न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बात करें तो आगे आपके जो अमेरिका है ना, अमेरिका के जो आपके विदेश मंत्री हैं, कौन? मार्को रूबियो भारत की यात्रा पे आए हैं और भारत में आज ये जयपुर में आएंगे। जयपुर में जो आपका फोर्ट है ना, कौन सा जो आपको पैलेस है, आमेर पैलेस, ठीक है। आमेर पैलेस जो है वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर ये विजिट करेंगे। और अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो सोमवार को जयपुर यानी आज जयपुर दौरे पर रहेंगे, और वो दोपहर 2 बजे करीब जयपुर आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आमेर महल जो था उसमें भ्रमण किया, और साथ साथ में जो हाथी गांव जहाँ से आपके हाथी की सफारी वगैरह होती है, राइट, वहाँ पर हाथी गांव, सिटी पैलेस और 4 दीवारी के कुछ बाज़ारों में भी गए। और साथ साथ में उन्होंने आमेर महल में करीब 1 घंटा रुके, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस दौरान उन्होंने क्या किया, जो यहाँ की कल्चर है, यहाँ जो हेरिटेज है उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी चर्चाएँ भी की थी, ठीक है। और इसकी वजह से हालांकि अब ये तो ठीक है, ये तो सही बात है, पर हुआ क्या कि पर कोई भी जब वीआईपी इंडिया में आते हैं तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है ट्रैफिक की। वही ट्रैफिक की प्रॉब्लम हम यहाँ देखने को मिली जयपुर में अगर बात करें तो जयपुर में आपके ऐसा बोला गया कि जो JLN मार्ग है यानी जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, उसके सहित कई प्रमुख रास्ते पर पूरे दिन यातायात जो है वो क्या रहा, बाधित रहा। पर चलिए ठीक है, आपके विदेश मंत्री कौन है? मार्को रूबियो, जयपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो वंदे गंगा अभियान के यदि हम लोग बात करें तो आपके जो राजस्थान है, राजस्थान में जल संरक्षण को बढ़ाने के लिए जो राजस्थान के CM है, मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा ने वंदे गंगा अभियान का जो है शुभारंभ किया आज। और ये बेसिकली आपके कहाँ पर? बिसलपुर डैम से इसकी शुरुआत की गई। बिसलपुर डैम में जो आपका शिव मंदिर बना हुआ है उसमें अभिषेक करके उन्होंने इस अभियान की शुरुआत किया। और इसके बाद वो आपके बंद बरेठा, गालवा बांध, ये सब कुछ जगह वहाँ पर जाएंगे। पर हमारे लिए जो जानने वाली बात है, वंदे गंगा अभियान क्या है? इस अभियान के तहत जो आपके रिवर्स वगैरह है, जो आपके जल संरक्षण है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। और चाहे वो आपकी पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी, दोनों मिलकर इसमें काम करेंगी। और ये लगभग 5 जून तक ये अभियान चलेगा। 5 जून तक ये अभियान चलेगा। 5 जून को क्या होता है आपका, बताइए? 5 जून को होता है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो उस दिन इसका समापन किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें तो आगे अब आपकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बात करें तो इसमें आपके ये कंचनजुंगा नहीं है, इसको ये गलत हो गया, इसको आप लिख दीजिएगा। ये है बेसिकली आपके क्या, कंचनगंगा, है ना। क्या है? कंचनगंगा, है ना। इसको सही कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक गलत लिखा गया, कंचनगंगा, ठीक है। अब हुआ क्या,
हुआ ये कि आपके बद्रीनाथ धाम जो है, बद्रीनाथ धाम सभी लोग जाते हैं, उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ धाम के पास में क्या हुआ, आपके संडे के दिन दोपहर में जो कंचनगंगा है ना, कंचनगंगा जो है, कंचनगंगा के ऊपर ग्लेशियर का एक, कंचनगंगा पर्वत के ऊपर ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा जो टुकड़ा है वो आकर गिर गया। और उससे क्या हुआ, उससे जो कंचनगंगा है, कंचनगंगा कहाँ पर है, कुबेर पर्वत पर, कुबेर माउंटेन पर। तो कुबेर माउंटेन में आपको बहुत बड़ा सफ़ेद रंग का पूरा आप कह सकते हो नदी के रूप में पूरा पानी गिरता हुआ दिखाई दिया। और साथ साथ में आपके जो ग्लेशियर है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, और साथ साथ में अपने साथ में बहुत सारे पत्थर के टुकड़े और बहुत सारे मलबा भी अपने साथ में लाए, जिससे जो कॉमन लोग हैं वो घबरा गए, है ना। और हालांकि ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें किसी का नुकसान कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी ये बोला जाता है कि ये लगभग हर साल का ही बात है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह आते हैं, ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, और ग्लेशियर्स पिघलने के पीछे कहीं ना ग्लोबल वार्मिंग वगैरह रीज़न बताते हैं। तो ये हर वर्ष की न्यूज़ है, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये ग्लेशियर होता क्या है, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करें ग्लेशियर्स की, तो हाँ, ग्लेशियर्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो हमारे सामने ये आया कि ग्लेशियर आखिर होते क्या हैं। ग्लेशियर आर मैसिव persistent bodies of dense natural ice that constantly move downhill under the ocean। यानी कहने का मतलब ये है, ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर आपके बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, जिसके ऊपर प्रेशर बनने की वजह से वो क्या हो जाता है, पिघल कर नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर बात करें तो इन ग्लेशियर का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, जो कि बड़े बड़े पर्वत होते हैं या फिर पोलर रीजन होता है आपका, है ना। क्या होता है, पोलर रीजन होता है आपका, जहाँ पर बर्फ़ जो है वो काफ़ी टाइम तक जमा रहती है। और लगभग ऐसा बोला जाता है कि पूरे अर्थ लैंड का लगभग 10% कवर करते हैं, जबकि पूरे अर्थ में जितना फ्रेश वाटर है उसमें 70% जो है वो क्या ग्लेशियर के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। ये तो होगी बेसिक नॉलेज। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे यदि हम लोग देखें तो ग्लेशियर का फॉर्मेशन होता कैसे है। देखिए, ग्लेशियर की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपके क्या होता है, वहाँ पर आपके ऐसा कहते हैं कि आपकी ग्लेशियर रातों रात नहीं बनते, है ना। ग्लेशियर जो होते हैं वो रातों रात नहीं बनते, इन्हें बनाने में लगभग सैकड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार बर्फ़बारी हो गई तो आपके क्या हो गया, एक बार बर्फ़बारी हो गई और वहाँ पर ग्लेशियर बन गए, ऐसा नहीं है। ग्लेशियर लगातार बर्फ़बारी कई सालों तक होते रहते, तब जाकर आप ग्लेशियर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मेशन होता है वो होता है स्नो के रूप में। स्नो क्या होता है, स्नो ये होता है बेसिकली जब किसी बहुत ठंडी जगह पर क्या होता है, साल भर जब बर्फ़बारी हो जाती है, जब साल भर बर्फ़बारी होती रहती है तो क्या होती है, तो ताज़ा बर्फ़ की परतें, ताज़ा बर्फ़ की लेयर्स क्या होती हैं, एक के ऊपर एक जमा होती जाती है ना। पहले एक बार हुआ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, ऐसे लेयर के ऊपर लेयर क्या होती चली गई, वो जमा होती हुई चली गई, है ना। पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब ये बर्फ़ की लेयर्स जमा हो रही हैं तो इनके बीच का जो गैप है, उस गैप में क्या आएगा, एयर, ठीक है। उस गैप में क्या आ जाएगा, एयर, हवा मौजूद रहेगी, है ना। और हवा होने के कारण जो ये आपके बर्फ़ के टुकड़े होते हैं काफ़ी हल्के और फूले हुए थे, जिन्हें हम लोग कहते हैं फ्लफ़ी। क्या कहते हैं, फ्लफ़ी, ठीक है। थोड़ा जोग्राफिकल टर्म से याद रखिएगा, फ्लफ़ी मतलब जब आपके एयर के कारण जो बर्फ़ है, बर्फ़ की परतें काफ़ी ज़्यादा हल्की हो जाती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट आता है फिन, FIRN, फिन। अब ये क्या होता है, फिन की यदि हम लोग बात करें तो आपके फिन क्या होता है कि आपके बेसिकली देखोगे तो जैसे जैसे आपके ऊपर से बर्फ़ गिरती रहती है तो बर्फ़ की लेयर जमा हो जाती है। अब जो नीचे वाली लेयर्स हैं उनके ऊपर क्या होता है, लगातार वजन पड़ता रहता है, प्रेशर बनता रहता है, और इस प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, इस प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो नीचे की बर्फ़ होती है वो क्या करने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है, यानी एकदम कह सकते हो टाइट होने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सिकुड़ कर छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट हो जाती है और एकदम सख्त हो जाती है, ठीक है। और इसी बर्फ़ की जो अवस्था, छोटे छोटे टुकड़ों में जो बर्फ़ जमा रहती है और काफ़ी हार्ड रहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्न, ठीक है। और ये पूरी तरफ से सॉफ्ट भी नहीं होती, पूरी तरफ से हार्ड भी नहीं होती, एकदम मतलब मीडियम स्टेज की होती है, आप कह सकते हो। फिर तीसरा आता है हमारे पास, वो आता है ग्लेशियर आइस, ठीक है। अब ग्लेशियल आइस क्या है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके ये देखने को मिलता है कि जब सालों साल जो प्रेशर बन रहा था और जो भारी वजन बढ़ रहा था, उसके बढ़ने की वजह से जो बर्फ़ के बीच की जो लेयर्स के बीच में जो हवा थी ना, वो हवा क्या हो गई, अब हवा पूरे मतलब लगातार प्रेशर्स पड़ने की वजह से हवा क्या हो गई, बबल्स में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई, नीचे छोटे छोटे बबल्स में कन्वर्ट हो गई।
और बबन, इसी बबल्स को हम लोग कहते हैं एयर पॉकेट। क्या कहते हैं? हवा की वजह से हुआ, इसलिए क्या कहते हैं? एयर पॉकेट। ठीक है। और फिर ये क्या हो, धीरे धीरे बबल्स के रूप में उभर कर ये क्या होता है, पूरी तरीके से बाहर निकलने लग जाते हैं। और हवा पूरी तरह से निकल जाने के कारण ये बर्फ़ इतने ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा आपके सघन हो जाते हैं कि जो नीले रंग के दिखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एयर है, एयर की वजह से एयर पूरी निकल गई तो बर्फ़ क्या होगा, नीले रंग में कन्वर्ट हो गए। और इन्हीं नीले रंग के जो बर्फ़ हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं ग्लेशियर आइस। ठीक है, ये चीज़ है। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। अब जो आपके ग्लेशियर के टाइप्स कितने होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, ग्लेशियर के टाइप्स की यदि हम लोग बात करें तो टाइप ऑफ ग्लेशियर में सबसे पहला जो ग्लेशियर आता है वो आता है अल्पाइन ग्लेशियर। इसको यदि हम लोग बात करें तो अल्पाइन ग्लेशियर को हम लोग कहते हैं वैली ग्लेशियर्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? वैली ग्लेशियर्स। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, क्या है? वैली ग्लेशियर्स। ठीक है, वैली ग्लेशियर्स। ठीक है, वैली ग्लेशियर्स कहते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर का दूसरा नाम है। और इसमें क्या होता है, ये बहुत बड़े और कह सकते हो एकदम फ्लैट टाइप के होते हैं। और ये क्या होता है, ये बेसिकली आपकी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो माउंटेन वैलीज होती है वहाँ पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बनते हैं और पहाड़ों की जो घाटियाँ होती हैं उनमें बनती है, इसीलिए इसको वैली ग्लेशियर भी बोला जाता है। ठीक है, और ये दिखने में क्या होते हैं, दिखने में एकदम बर्फ़ की नदी जैसे लगते हैं, है ना। जो मैंने आपको बताया ना, कंचनगंगा के ऊपर ग्लेशियर गिरा, बर्फ़ नदी जैसे लगने लग गया, तो यही वैसे ही होते हैं। ठीक है, घाटियों में होते हैं और बर्फ़ की जैसे एकदम बर्फ़ की नदी बह रही हो उस तरीके से बिल्कुल वाइट रंग के होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आइस शीट। आइस शीट को दूसरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कॉन्टिनेंशियल ग्लेशियर्स। कॉन्टिनेंशियल ग्लेशियर्स। और इसकी बात करें तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत फ्लैट होते हैं, जो कि लगभग पूरे कॉन्टिनेंशियल नाम है तो क्या हो गया, यानी पूरे कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़े इलाके को कवर करते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस दैट फ्लो आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, बहुत बड़े एरिया को फैलाते हैं। और ये किसी घाटी तक, किसी वैली तक सीमित नहीं होते। ये बेसिकली आपका अंटार्कटिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, वहाँ पर आइस शीट्स वगैरह पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका अल्पाइन ग्लेशियर यानी वैली ग्लेशियर और आइस शीट यानी कॉन्टिनेंट ग्लेशियर्स। अल्पाइन ग्लेशियर्स आपको नॉर्मली हर जगह पाया जाता है और जो आइस शीट है वो आपको अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब तीसरी स्लाइड अगर बात करें तो इस टॉपिक पर आखिरी स्लाइड है। इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई जो इसमें ई मिसिंग है ना, ई आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल है ना, इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंटल। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सबसे पहली बात, वाटर टावर्स के रूप में काम करते हैं। यानी कि बेसिकली जो आपकी ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स क्या करते हैं, जब मेल्ट हो जाते हैं तो मेल्ट होने में क्या होता है, नदी के फॉर्म में आ जाते हैं, पानी के फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे हमें ड्रिंकिंग वाटर मिल सकता है, इरिगेशन के लिए वाटर मिल सकता है, हाइड्रो पावर के लिए वाटर मिल सकता है। ठीक है, और लगभग 2 बिलियन लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये बेसिकली आपके वही वाली बात है, बर्फ़ आपने गर्म धूप में रख दोगे तो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। वैसे ही ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स में यदि आपने बात करी ग्लोबल वार्मिंग की, लगातार ग्लोबल वार्मिंग होता जा रहा है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। और यदि इसी तरीके से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता गया तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में क्या हो जाएगा, आने वाले फ्यूचर में जो ग्लेशियर्स है वो पूरी तरीके से पिघल जाएंगे। और न केवल पिघल जाएंगे बल्कि ये क्या हो जाएंगे, ये आपकी इतने बड़ी नदी आ जाएगी कि पूरे अर्थ में फ्लड भी आ सकता है। ठीक है, और जियोलॉजिकल आर्किटेक्ट्स यानी कि बेसिकली देयर इमेंस वेट एंड स्लो मूवमेंट कार्व आउट लैंडस्केप्स, है ना, लैंडस्केप वगैरह हो सकता है, वैली वगैरह, है ना, लेक्स वगैरह, फ्रोजॉर्ट्स वगैरह, इन सब का फॉर्मेशन इसके थ्रू हो सकता है। लेक्स वगैरह का ना, अगर भाई नदी के रूप में आगे जमा हो गए तो क्या हो जाएगा, लेक्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो आगे आज की दूसरी न्यूज़ है, उस न्यूज़ की तरफ देखें तो उस न्यूज़ में आपकी, हालांकि टॉपिक तो आपका यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बट इसके बारे में यदि न्यूज़ में देखें तो न्यूज़ में क्या है कि न्यूज़ में आपके जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह, वो क्या हुआ, वो दिल्ली के जो लाल किला मैदान है वहाँ पर ये आपका संबोधन कर रहे थे आदिवासी लोगों को, और इसमें करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए। और उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें जो आपके ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग हैं, उनके कल्चर की रक्षा करनी चाहिए, उनके अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। पर साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा क्या
कि जिन लोगों ने ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर लिया, यानी जो कि पहले दूसरे रिलीजन के थे, अब क्या हो गया, वो क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हो चुके हैं, या फिर जिन्होंने इस्लाम रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया है, उन लोगों को क्या किया जाएगा, उन लोगों को ओबीसी और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 342, जिसमें जनजाति के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, उसमें कुछ संशोधन करने पड़ेंगे और ये किया जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में उन्होंने कहा कि अब कि एक षड्यंत्र चल रहा है, पूरे भारत में एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसके तहत ये बोला जा रहा है कि जो यूसीसी है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, उसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि जनजातियों को अपनी सांस्कृतिक परंपरा से जीने के अधिकार से वंचित कर देगा। पर गृह मंत्री जी ने कहा कि यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी समाज पर लागू नहीं होगी, और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी वगैरह लागू किया है, लेकिन जनजातियों को इससे पूरी तरीके से बाहर रखा गया है ना। तो ये चीज़ है। तो आइए हमारे जो काम की बात है वो देखते हैं, हम लोग यूसीसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। यूसीसी की अगर हम लोग बात करें तो यूसीसी में आपका है क्या, देखिए यूसीसी में अगर हम लोग बात करें तो यूसीसी में आपकी अगर बात करें तो यूसीसी में आपको सबसे पहला जो है वो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे कहते क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, और बेसिकली एक ऐसा प्रपोजल है जिसमें आपके जो आपके एग्जिस्टिंग नियम्स, यानी कि जो आपके, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, इस्लाम में आप क्या चलता है, शरिया कानून, हर एक धर्म का अपना अपना कानून, है ना, ये सब चीज़ें जो चलती हैं, अब वैसा नहीं होगा इस सिविल कोड के चलते। इस सिविल कोड के तहत ऐसा नहीं होगा, जो वक़फ़ बोर्ड है उसको भी ख़त्म किया जाएगा, और सारा इंडिया के लिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी रिलीजन के हो, उन सब के लिए एक सिविल कोड, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, जो कि सिंगल सेट ऑफ सेकुलर रूल्स टू कवर प्राइवेट अफेयर्स एलिमिनेटिंग रिलीजियस डिस्टिंक्शन, यानी कि सबके ऊपर लागू होगा ये चीज़, है ना, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, सबके ऊपर लागू होगा। ये जो रिलीजन के नाम पर डिफ्रेंशिएशन होता है, उसके लिए क्या है, उसके लिए उसको दूर करने के लिए स्टेप उठाया गया। और यूसीसी की अगर हम लोग बात करें तो यूसीसी में आपके क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपके मैरिज और डाइवोर्स हो गया, है ना, एक सेकेंड, हाँ, जैसे मैरिज एंड डाइवोर्स हो गया, इसमें क्या है, इसमें आपके ये बोला गया कि जो शादी की मिनिमम एज है वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, भाई कोई भी धर्म की हो, कोई भी जाति के हो। लीगल डिवोर्स जिसमें 3 तलाक वगैरह है, वो सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, यानी कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सभी को इक्वल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, यानी इसमें आपके यूनिवर्सल फ्रेमवर्क फॉर चाइल्ड अडॉप्शन एंड स्पोजल सपोर्ट, यानी चाइल्ड को जो अडॉप्ट करने वाली पॉलिसीज़ है उसके लिए आपके एक समान कानून होना चाहिए, किसी जाति विशेष के लिए अलग से कानून नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब इंडिया में करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन की बात करें तो वाइल द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन अ कॉन्टेंट डिबेट सिंस इंडिपेंडेंस इम्प्लीमेंटेड अंडर एट द स्टेट लेवल, यानी अगर बात करें तो उत्तराखंड, इंडिया में बात करें तो इंडिया में उत्तराखंड जो था सबसे पहला स्टेट था टू इन्फोर्स है यूसीसी, जिसने पूरे स्टेट में यूसीसी लागू किया, और न केवल लागू किया बल्कि कॉन्ट्रोवर्शियल मैंडेट्स रिक्वायरिंग कपल्स टू फॉर्मली रजिस्टर्स लीव इन रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट, है ना, यानी कि आपके उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड जी में बस इतना याद रखिएगा, उत्तराखंड जो है आपका यूसीसी को लागू कराने वाला पहला जो है स्टेट बन गया, और उसके बाद उत्तराखंड के बाद गुजरात, असम, इसमें भी इसको लागू किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपके अगर बात करें तो अब आपके देखा जाए तो इसमें आपके यूसीसी को लेकर बहुत लोग आर्गूमेंट्स भी करते हैं, कुछ लोग आर्गूमेंट्स के फेवर में कहते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में करते हैं। जो फेवर में करते हैं वो ये बोलते हैं कि इससे जेंडर जस्टिस मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, जेंडर, एक सेकंड, हाँ, इससे क्या मिलेगा, जेंडर जस्टिस, और साथ साथ में आपके जो रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो दूर होंगे, नेशनल यूनिटी मजबूत होगी, जिससे अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपके राइट टू इक्वलिटी की बात कही गई है, राइट टू इक्वलिटी की बात कही गई है, वो पूरे इंडिया में लागू हो पाएगी। पर कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कंसर्न अबाउट द इन्फ्लुएंस, यानी कि जो माइनॉरिटी लोग हैं, यानी कि जैसे आपके कौन हो गए, जैसे आपके इस्लामिस्ट लोग हो गए, मुस्लिम लोग हो गए, क्रिश्चियन लोग हो गए, जो माइनॉरिटी लोग हैं उनके जो फ्रीडम, उनके साथ में छेड़खानी किया जाएगा, और उनके जो रिलीजन उनमें अननेसेसरी क्या किया जाएगा, इंटरफेयर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके अगेंस्ट में बातें हैं। तो यूसीसी आपकी अगर बात करें तो यूसीसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यूसीसी अगर बात करें तो इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। भाई सभी धर्म, सभी जाति, जब आपस में इंडिया यूनाइटेड है, कहते हैं ना हम लोग एक बात, क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
तो भाई जब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है आपके अंदर, तो लॉज और रूल्स को लेकर क्यों अलग अलग बनाना? सबके लिए लॉज और रूल्स एक जैसे क्यों नहीं हो सकते? हाँ, पर इसमें कुछ बाउंडेशंस होने चाहिए जिसके चलते आप इसमें इंटरफेयर्स ना कर सको, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात करें तो आगे आपके ग्रेविटी होल को लेकर आपकी न्यूज़ है, उस न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। तो वैज्ञानिकों ने लगभग 10 करोड़ साल के बदलाव का अध्ययन किया है और जो ग्रेविटी होल का जो रहस्य था उसको सुलझाया है। बात करें ग्रेविटी होल, तो ये है कहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, ग्रेविटी होल की अगर बात करें हम लोग, तो ग्रेविटी होल है कहाँ पर? ये है आपका इंडियन ओशन में। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी पहले जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को कवर करते हैं। कहाँ पर है ये? इंडियन ओशन में, ठीक है भाई। और इंडियन ओशन जियोइड लो में स्थित द ग्रेविटी होल की गुत्थी को वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया है। और सैटेलाइट से जब पृथ्वी के आकार और गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया गया तो बार बार एक अजीब सा नतीजा सामने आया। और इस क्षेत्र में समुद्र के जो सामान है, समुद्र का जो फ्लोर है, सी फ्लोर, उसमें कुछ अजीब सी चीज़ें देखने को मिली। जैसे कोई मत मानो कि कोई आपकी मिस्ट्री हो, कोई चीज़ उसको नीचे की तरफ खींच रही है लगातार, ठीक है। और वैज्ञानिकों ने इसके लिए पिछले 10 करोड़ वर्षों में पृथ्वी के अंदर हुए बदलावों का अध्ययन भी किया। और अध्ययन करने के बाद ऐसा पाया गया कि इसमें हो ना हो, इसमें आपके टेक्टोनिक प्लेट का जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है, ठीक है। और ऐसा बोला गया कि अफ्रीका के नीचे से जो अफ्रीका है, अफ्रीका के नीचे जो आपका गर्म मेटल पदार्थ धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूर्व दिशा में हिंद महासागर की ओर बढ़ता हुआ चला गया, ठीक है। अफ्रीका से हिंद महासागर की तरफ बढ़ता हुआ चला गया और इसी प्रक्रिया ने गुरुत्वीय क्षेत्र तैयार किया। और वैज्ञानिकों का मानना है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की गति ने गर्म पदार्थ के बहाव को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। तो आइए एक एक करके पढ़ लेते हैं कि ये आपका ग्रेविटी होल क्या है, और यही आपका आज का लास्ट टॉपिक होगा, है ना। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ग्रेविटी होल की, तो ग्रेविटी होल क्या है आखिर? इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का गड्ढा। ये हमारे हिंद महासागर में, इतना तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ग्रेविटी होल है क्या? इसमें यदि हम लोग बात करें तो इससे सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, इंडियन ओशियन जियोइड लो, IOGL, है ना, इंडियन ओशियन जियोइड लो, साइंटिफिक लैंग्वेज इसका, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या, ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र से, यानी कि जो इंडिया का सदर्न पॉइंट है, उससे लगभग 1200 किलोमीटर जो दूरी पर है, किलोमीटर दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, यानी इंडिया के लगभग 1200 किलोमीटर साउथ वेस्ट में ये हिंद महासागर में स्थित है। और लगभग कहें तो लगभग आपके 12 लाख, है ना, लगभग 1.2 मिलियन स्क्वायर माइल्स में ये फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो ये कितना गहरा है, 348 फीट यानी 106 मीटर, ठीक है। ये तो एक फैक्चुअल बात हो गई। अच्छा, अब आगे देखिए। अब इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, जितना नॉर्मल ग्रेविटेशन होता है उससे बहुत कम पाया जाता है, ठीक है, बहुत कम पाया जाता है। और ग्रेविटी इतना कम है कि इसके खिंचाव के कारण क्या होता है, इसके खिंचाव के कारण जो सी लेवल है वो दुनिया के औसत जल स्तर से लगभग 106 फीट नीचे धंस गया, यानी कि ये नॉर्मली सी लेवल है। अब यहाँ ग्रेविटी कम होने की वजह से क्या हो गया, ये नीचे की तरफ चलता चला गया और एक बहुत बड़ा होल बन गया, ठीक है। क्या बन गया? बहुत बड़ा होल बन गया और लगभग 106 मीटर ये नीचे चला गया। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझते हैं। देखिए, ऐसा होने के पीछे रीज़न बस यही है कि अर्थ, आपका पता है कि अर्थ आपका स्फीयर नहीं है, अर्थ लंप बम्प यानी कि अर्थ उबड़ खाबड़ है ना, जहाँ पे आपके अलग अलग डेंसिटी पाई जाती है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर भारी या सघन चट्टानें होती है ना, यानी कि अगर देखें तो पृथ्वी आपका क्या एक परफेक्ट गोल नहीं है, यह है, अर्थ एक स्फीयर है, सॉरी, है ना। अर्थ क्या है, अर्थ एक स्फीयर की तरह है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। पृथ्वी कहीं से उभरी हुई है, कहीं से दबी हुई, इसलिए मैंने बोला कि फिर क्या है ना। तो अर्थ क्या है, अर्थ बेसिकली आपके कहीं से उबड़ खाबड़ है, कहीं से आपके उभरी हुई है। तो इससे क्या हुआ, इसके अंदर जो चट्टान है, चट्टानों की डेंसिटी भी अलग अलग है, कहीं बहुत बड़े बड़े चट्टानें पाई जाती हैं, कहीं पर बहुत छोटी छोटी चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। और दूसरी बात करें तो दूसरी बात अगर आप देखें तो यहाँ का ग्रेविटेशन भी अलग अलग है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है, आपके बहुत भारी भारी चट्टानें पाई जाती है। और ये आपको पता है क्या, मास बढ़ेगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी, जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसकी उतनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जहाँ हल्की चट्टानें, जहाँ मास कम है वहाँ ग्रेविटी क्या है, कम है, ठीक है। तो
अब देखिए, अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया जियोइड मैप, इसको देखते हैं क्या है। तो जियोइड मैप की यदि हम लोग बात करें तो मान लीजिए आपका ये अर्थ है, ठीक है, क्या है, ये अर्थ है। अब इस अर्थ में यदि हम लोग टाइड्स, ज्वार भट्टा जो होता है उसको नज़रअंदाज कर दें और समुद्र के पानी को सिर्फ ग्रेविटी और जो अर्थ का रोटेशन है, घूमने की गति है, उसके आधार पर सेट होने दें, तो पृथ्वी का जो आकार उभर के आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, जियोइड मैप। ठीक है, समझी बात। आप टाइड को इग्नोर करिए, साथ साथ में किसको इग्नोर करिए, साथ साथ में केवल अर्थ का जो रोटेशन है उसकी तरफ ध्यान दीजिए और सिर्फ ग्रेविटी की तरफ ध्यान दीजिए, तो पृथ्वी का जो शेप बनेगा ना उसे हम लोग कहते हैं जियोइड, है ना। ठीक है, अब देखिए, अब तो जियोइड मैप को देखने पर क्या हमें पता लगा, जियोइड मैप के देखने पर हमें ये साफ पता चल जाता है कि हिंद महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो एक गहरे गड्ढे जैसा दिखता है, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण का जो खिंचाव है बहुत कम है, और गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव कम है यानी कि यहाँ मास भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की वजह से जो आपका पूरा गड्ढा टाइप का बन गया उसे ही हम लोग ग्रेविटी होल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बात करें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड आपका इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, यही आपकी आज की आखिरी स्लाइड है। इसके फॉर्मेशन की यदि हम लोग बात करें तो हुआ क्या कि सबसे पहले लगभग आज से 2 से 3 करोड़ साल पहले, यानी 20 से 30 मिलियन साल पहले, ठीक है, एक प्राचीन महासागर था जिसका नाम था टेथिस, है ना। क्या नाम था, टेथिस। अब उसका क्या हुआ, उसके भारी भारी जो आपकी इसकी प्लेट्स थी जिसे हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब क्या हुआ, अब जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी इसका मास क्या था, काफ़ी ज़्यादा था। और अब हुआ क्या, अब बेसिकली आपके हुआ ये कि टेथिस में जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स थी, अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे मास बढ़ा, ग्रेविटी बढ़ी, तो ये नीचे की तरफ खिसकने लग गए, और नीचे खिसकते खिसकते कहाँ पर आ गए, मेंटल में आ गए। कहाँ आ गए, मेंटल में आ गए। ठीक है, और पृथ्वी के ऊपरी परत से नीचे यानी मेंटल की तरफ आ गए, और बेसिकली ठंडे और भारी टुकड़े गहराई में और मेंटल में जाकर क्या हो गए, बिल्कुल ही डूब गए। ठीक है, ये तो हो गई पहले, जिसे कहते हैं हम लोग एंशिएंट स्लैब्स, है ना। स्लैब्स मतलब टेक्टोनिक स्लैब्स हो गए, आपके टेक्टोनिक के टुकड़े मेंटल में गिर गए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दूसरा स्टेप क्या आया भाई, आपका दूसरा स्टेप आता है मैग्मा प्लम्स। मैग्मा प्लम्स क्या होता है, इसमें यदि आप देखोगे तो जब ये जो आपके टुकड़े जो नीचे गिरे थे, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली जो आपका अफ्रीका के नीचे जो आपके कह सकते हो कि जो आपके गरम मैग्मा वगैरह थे उसमें क्या कर दिया, वहाँ तक पहुँचे। ये आपका जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये मान लीजिए अफ्रीका है, यहाँ पर आपके प्लेट्स हैं, यहाँ पहुँची, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई, और इस उथल पुथल के कारण क्या हुआ, वहाँ से हल्के और अत्यधिक गर्म मैग्मा जो है वो गुब्बारे या फव्वारे की तरह एकदम ऊपर की तरफ उठे। मैग्मा क्या हो गया, एकदम ऊपर की तरफ उठने लग गया, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा प्लम्स। एज दिस इंस्टेंट कोल्ड स्लैब सैंक द डिस्ट्रीब्यूट मासिव रिजर्वेयर ऑफ हॉट लो डेंसिटी मैग्मा beneath द अफ्रीकन कंटिनेंट, उसके नीचे, और जिससे क्या हुआ, जिससे आपका जो हॉट मैग्मा प्लम्स है वो ऊपर की तरफ आया, और पूरा जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आने की वजह से मैग्मा प्लम्स कहा गया। और इस गर्म हल्के मैग्मा ने वहाँ मौजूद जो भारी भारी चट्टानें थी उसको अपनी जगह से क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि मैग्मा का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। आप ये मत छोटी छोटा मोटा है, मैग्मा का फोर्स बहुत ज़्यादा। जब मैग्मा अर्थ से नीचे की तरफ आता है, अर्थ से ऊपर की तरफ आता है, तो ऊपर जितनी भी सतहें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बिल्कुल एकदम खत्म हो जाती है। जैसे आपने ज्वालामुखी वगैरह देखा होगा ना, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो क्या होता है, मैग्मा जब बाहर आता है तो आप सबको जला देता है। तो वैसे ही आपके यहाँ की भी पेड़ पौधे पहाड़ वगैरह खत्म हो गए। ठीक है, एट द लास्ट रिजल्ट क्या हुआ इसका, अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब हिंद महासागर के नीचे क्या हो गई, एक अनोखी स्थिति बन गई। एक तरफ क्या हुआ, एक तरफ आपका डूबा हुआ पुराना महासागर था, है ना, जहाँ पे आपका मैग्मा वगैरह गिरा हुआ था। ठीक है, क्या गिरा हुआ था, जहाँ पर आपका मैग्मा वगैरह गिरा हुआ था, मैग्मा में गिरा हुआ था टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना। तो एक तो ये वाली बात हो गई, एक सेकंड, एक तो ये बात हो गई टेक्टोनिक प्लेट्स वाली बात। ठीक, दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ अफ्रीका के नीचे से उठा है हल्का, और यहाँ पर आपका अफ्रीका से उठा हुआ गर्म था। ये दो चीज़ें हमने देखी, है ना। अब यहाँ पर मास कम हुआ, तो मास कम होने की वजह से क्या हो गया, आपकी ग्रेविटी आपकी कम हो गई, और ग्रेविटी कम होने की वजह से जो मैग्मा ऊपर उठा और भारी चट्टानों के हटने से यहाँ का मास क्या हो गया, कम हो गया। जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैग्मा ऊपर उठा, डेंसिटी आपके जो माउंटेन्स वगैरह थे वो कम हो गए, वनस्पति आपके पेड़ पौधे वगैरह कम हो गए,
भार कम हो गया, मास कम हो गया, मास कम हो गया तो क्या होगा, ग्रेविटी कम हो गया, और ग्रेविटी कम होने की वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटी होल। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रेविटी होल। और यही पूरी कहानी है आपके फॉर्मेशन की। टेक्टोनिक प्लेट, मैग्मा, क्या दो चीज़ें हमने देखी, टेक्टोनिक प्लेट और दूसरा अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट में मैग्मा ऊपर की तरफ गया, डेंसिटी कम हो गई। टेक्टोनिक प्लेट में एज इट इज़ रहा, और जब आपके मास कम हो गया, ग्रेविटी कम हो गई, तो वहाँ पे गड्ढा बन गया जिसे हम लोगों ने ग्रेविटी होल नाम दे दिया। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। जहाँ तक आसान लैंग्वेज में हो सकता है मैंने समझाया आपको, और फिर भी अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसे दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।